क्या आप उन कहानियों पर यकीन करते हैं जो समय के साथ धुंधली यादों में बदल जाती हैं? वो घटनाएं जो आपके रोंगटे खड़े कर देती हैं और आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में ये दुनिया केवल इंसानों की है? यह कहानी है एक रहस्यमयी रात की, जहां समय के साथ छुपे रहस्य आपको डर और सवालों की एक अजीब दुनिया में खींच ले जाएंगे। एक गेस्ट हाउस, 80 साल पुरानी यादें और वह साया जो कभी भी गायब नहीं होता। क्या यह सब सच था या महज एक खौफनाक सपना? जानने के लिए जुड़े रहिए। यह कहानी आपके हर डर को चुनौती देगी और रातों की नींद उड़ा देगी। सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। डर की इस रहस्यमयी यात्रा में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और जानिए उस रात क्या हुआ था। 4 नंबर बैगुनी खत्म कर अब घनादा ने चाय का कुल्हड़ हाथ में ले लिया। हम सब उत्सुक श्रोता अधीरता से बैठे थे, इस उम्मीद में कि आज घनादा कौन सी अजीब और अनोखी कहानी सुनाएंगे। घनादा ने आंखें बंद कर चाय के कुल्हड़ से एक गहरा घूंट लिया। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली, हम सब की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोला, आज सोच रहा हूं तुम्हें अपनी पहली भूत देखने की घटना सुनाऊं। बुब्बाई तोतलाते हुए बोल पड़ा, तुमने खुद अपनी आंखों से भभूत देखा है? घनादा की बात पर कोई शक करे, यह घनादा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बुब्बाई की बात सुनकर तो घनादा मानो तिलमिला उठा। गुस्से में बोला, आज से मैं तुम लोगों को कोई घटना नहीं सुनाऊंगा। हालांकि घनादा का ऐसा गुस्सा दिखाना आम बात थी, लेकिन फिर भी हम सभी ने उसके बनावटी गुस्से को शांत करने के लिए बुबाई पर चढ़ाई कर दी। बेचारा बुबाई बात का रुख समझते हुए बिना कुछ कहे चुपचाप बौदी की चॉप की दुकान से चॉप लेने चला गया। हम सब जानते थे कि घनादा के गुस्से को शांत करने का एक ही तरीका है, एक और राउंड चॉप या बैगुनी। हमारी एक अनकही सहमति थी कि जिस किसी की वजह से घनादा गुस्सा करेगा, उस पर चॉप या बैगुनी लाने की पूरी जिम्मेदारी होगी। अगर तुम सोच रहे हो कि यह घनादा वही प्रसिद्ध 72 नंबर बनमाली नस्कर लेन का मेसवासी घनादा है, तो तुम भारी भूल कर रहे हो। हमारे इस घनादा के पिताजी प्रेमेंद्र मित्र के फैन थे या नहीं, यह अब जानने का कोई तरीका नहीं, क्योंकि वह बहुत पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। लेकिन उन्होंने अपने बेटे का नाम घनश्याम रखकर दूरदर्शिता का परिचय दिया, इसमें कोई शक नहीं। घनादा का पूरा नाम घनश्याम बोस था, लेकिन 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े तक सब उसे सिर्फ घनादा के नाम से जानते थे। घनादा की लंबाई करीब 5 फुट 2-3 इंच थी, उम्र लगभग 50 के करीब, सिर पर थोड़ी गंज और होंठों पर बड़ी बड़ी मूंछें थीं। पेट भी खासा निकला हुआ था। घनादा के अनुसार वह कभी फौज में काम करता था, लेकिन पीछे से लोग कहते थे कि वह फौज में नहीं बल्कि कोलकाता में दरबान की नौकरी करता था। घनादा हर हफ्ते सिर्फ एक दिन रविवार की शाम हमारे मोहल्ले के क्लब में आता था। उसे भरपेट खाना खिलाने के बदले वह अपनी सारी विचित्र घटनाएं हमें सुनाता था। उसकी कहानियां जितनी भी अजीब लगें, हम उन्हें सुनने के लिए पूरे हफ्ते इंतजार करते थे। लेकिन अगर कोई उसकी बातों को कहानी कह देता तो वह बुरी तरह भड़क जाता। वह कहता, यह सब मेरे जीवन की सच्ची घटनाएं हैं। इसलिए हम सब ने तय कर लिया था कि कभी भी घनादा के सामने उसकी बातों को कहानी नहीं कहेंगे। अभी नवंबर की शुरुआत थी, लेकिन कम दबाव के चलते आसमान सुबह से ही भारी था।
दोपहर से ही जोरदार बारिश हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि यह बारिश कल भी नहीं रुकेगी। ऐसी बरसात की शाम को भूतों की कहानी सुनने का अलग ही मजा होता। कुछ देर में बुबाई चॉप लेकर वापस आया। जैसे ही उसने चॉप का पैकेट घनादा को दिया, घनादा मुस्कुराते हुए बोला, चल इस बार तुझे माफ किया, लेकिन अगर अगली बार फिर मेरी बात काटी तो सजा और बढ़ जाएगी। तब सिर्फ चॉप से काम नहीं चलेगा। बुबाई चॉप के लिए पैसे बर्बाद करने के गम में डूबा हुआ चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया। इधर घनादा ने तसल्ली से चॉप खत्म किया और कहानी शुरू की। यह घटना लगभग 20-22 साल पुरानी है। उन दिनों पहाड़ों में आग लगी हुई थी। बदमाशों की चलाई एक गोली मेरे दाहिने पैर में लगी। हमारे अस्थायी मिलिट्री कैंप के डॉक्टर ने कहा कि गोली हड्डी के अंदर चली गई है, जिसे ऑपरेशन करके ही निकाला जा सकता है। लेकिन वह ऑपरेशन वहां मुमकिन नहीं था, इसलिए मुझे शिलीगुड़ी के मेन कैंप ले जाना पड़ा। उस दिन बारिश का मौसम था। हम यानी मैं, सार्जेंट रतन और ड्राइवर थापा सेना की जीप से शिलीगुड़ी के लिए निकले। जब हम चले तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। थापा संभल कर जीप चला रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद पहाड़ी रास्ते पर एक जगह बड़ा भूस्खलन हो गया। थापा ने कहा, साहब इतनी बारिश में गाड़ी चलाना ठीक नहीं होगा। आगे एक गेस्ट हाउस है, वहीं रात बिताना सही रहेगा। हम थापा की बात मान गए। उसकी और सार्जेंट रतन की मदद से मैं बड़ी मुश्किल से गेस्ट हाउस पहुंचा। गेस्ट हाउस बाहर से काफी पुराना लग रहा था। अंदर जाने पर पता चला कि उसका केयर टेकर एक बंगाली व्यक्ति था, जिसका नाम मल्लय साहा था। उसने कहा, नीचे के 3 कमरे भरे हुए हैं, ऊपर एक छोटा कमरा खाली है, अगर कहें तो वहीं इंतजाम कर दूं। आसपास और कोई ठहरने की जगह नहीं थी। ऊपर से मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि कहीं और जा पाता। हमने मल्लय साहा की बात मान ली। वह हमें ऊपर के कमरे में ले गया। कमरे को हैरिकेन की हल्की रोशनी में देखा। वह इतना छोटा था कि उसे कमरा कहने के बजाय चिलिकोटा कहना बेहतर होगा। मैंने पूछा, मलय बाबू, बगल का कमरा देखा, ताला लगा हुआ है, वहां कोई रहता है क्या? मेरी बात सुनकर मलय बाबू के चेहरे पर गहरी दहशत छा गई। गला साफ करते हुए उन्होंने कहा, साहब वो कमरा किराए पर नहीं दिया जाता। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? डर भरी आवाज में मलय बाबू बोले, कई साल पहले उस कमरे में एक अंग्रेज ने आत्महत्या कर ली थी। तब से उस कमरे में रात को अजीब अजीब चीजें होती हैं। मैं रात में इस बारे में बात नहीं करना चाहता। अब वहां कुछ सामान रखा हुआ है। दिन में भी किसी जरूरत के बिना हम वहां नहीं जाते। मैंने पूछा, क्या उस कमरे में बिस्तर है? थोड़ा चौंकते हुए मलय बाबू बोले, हां बिस्तर तो है, लेकिन माफ कीजिए, मैं सब कुछ जानने के बाद आपको उस कमरे में रहने की अनुमति नहीं दे सकता। मलय बाबू की बात सुनकर मैंने देखा कि सार्जेंट रतन और ड्राइवर थापा डर गए हैं। वे दोनों उस कमरे में जाने के लिए ज्यादा उत्साहित नहीं दिखे। मैंने सोचा, इतनी ठंड में हम तीनों इस बिस्तर पर किसी तरह सो सकते हैं, लेकिन अगर रात में कोई मेरे पैर पर चढ़ गया तो दर्द सहना मुश्किल होगा। इसके अलावा मैं उस समय भूत प्रेत जैसी बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करता था। इसीलिए मैंने दृढ़ता से मलय बाबू से कहा, प्लीज मलय बाबू, मेरे लिए वो कमरा खोल दीजिए। मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। रात में जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। मेरे पैर के दर्द के कारण इस बिस्तर पर गद्दी बनाकर सोना संभव नहीं है। मलय बाबू ने झिझकते हुए बाकी दोनों की तरफ देखा। वे कुछ कहना चाहते थे,
लेकिन मैंने इशारे से उन्हें चुप करा दिया। मलय बाबू ने अनुनय भरे स्वर में कहा, साहब, एक बार और सोच लीजिए। मुझे कमरा खोलने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन रात में कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। मैंने मजबूती से कहा, कागज कलम ले आइए। मैं लिख कर देता हूं कि रात में अगर कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। आप तीनों किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होंगे। मलय बाबू अनमने मन से नीचे से चाबी और एक लालटेन लेकर आए। उन्होंने लालटेन मेरे हाथ में पकड़ा दी और चाबी से ताला खोलकर तेजी से वहां से चले गए। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, एक भारी सी हवा ने मुझे छुआ। लालटेन की रोशनी में मैंने देखा कि कमरा काफी बड़ा था। फर्श पर तरह तरह का सामान बिखरा हुआ था। एक कोने में डबल बेड रखा हुआ था, जिस पर बिस्तर भी तह किया हुआ था। कमरे को कभी कभी साफ किया जाता था, यह साफ नजर आ रहा था। मैंने दर्द की दवा खाई और बिस्तर पर लेटकर कंबल ओढ़ लिया। घनघोर चुप्पी में सो गया। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक से मेरी नींद टूट गई। मैंने लालटेन उठाई, हाथ घड़ी देखी, रात के 8 बजे थे। थापा रोटी, सब्जी और पानी की बोतल लेकर आया था। खाना खाकर फिर से कंबल ओढ़कर सो गया। पता नहीं कब तक सोया, लेकिन पैर में तेज ठंड महसूस होने पर मेरी आंख खुली। देखा, कंबल मेरी कमर तक था। मुझे याद है, मैंने कंबल पैरों में अच्छे से दबाकर ओढ़ा था। मेरे पैर वैसे भी दर्द के कारण ज्यादा हिल नहीं सकते थे। कमरे की खिड़कियां बंद थीं। अंदर हवा नहीं थी कि कंबल उड़ा हो। अब मुझे डर लगने लगा। कमरे का कोना कोना देख लिया, पर कुछ असामान्य नहीं दिखा। मैंने फिर से कंबल पैरों में लपेटा और सो गया। थोड़ी देर बाद फिर ठंड से नींद खुली। अब की बार देखा, कंबल फिर से कमर तक आ गया था। अब मेरा डर मुझ पर हावी हो रहा था। शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। गला सूखने लगा। पानी पिया और चारों ओर देखा। कमरे में कोई छुपने की जगह भी नहीं थी। घड़ी देखी, रात के 11 बजे थे। सोचा, वापस जाकर थापा और रतन के पास सो जाऊं, लेकिन फिर सोचा, यह बेहद शर्मनाक होगा। इतना बड़ा दावा करके अगर मैं वहां लौट गया तो किसी को मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। आखिरकार मैंने खुद को संभाला और फिर बिस्तर पर कंबल ओढ़कर लेट गया। मध्य रात्रि को मेरी नींद फिर से खुल गई। कंबल के अंदर से महसूस हुआ कि इस बार मुझे बेहद गर्मी लग रही है। मेरा पूरा शरीर पसीने से तर हो गया था। कंबल को चेहरे से हटाया तो देखा कि कमरे में रोशनी फैली हुई है। मैं अचानक उठकर बैठ गया। जो देखा उससे मेरी रूह कांप उठी। कमरे के कोने में जो फायरप्लेस थी, उसमें आग जल रही थी। उस आग की रोशनी से पूरा कमरा उजाले में नहा गया था। कमरे के फर्श पर जो तरह तरह की चीजें बिखरी हुई थीं, अब उनमें से एक भी नहीं थी। पूरा कमरा खाली पड़ा था। सिर्फ फायरप्लेस के सामने एक झूले वाली कुर्सी पर कोई साहब बैठे झूल रहे थे। डर के मारे मेरा पूरा शरीर पसीने में डूब गया था। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची थी। मैं डर के मारे बिस्तर पर अचेत होकर गिर पड़ा। इतना कहकर घनादा चुप हो गए। हमारी ओर देखते हुए बोले, नहीं रे, गला बहुत सूख रहा है। अब तुरंत घर जाकर नमक नींबू का शरबत न पिया तो काम नहीं चलेगा। बाकी की कहानी अगले रविवार को सुनाऊंगा। घनादा की शैतानी हम सब समझ गए। ठंडा पेय पिए बिना वे बाकी कहानी सुनाने वाले नहीं थे। हम सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मदन धीरे धीरे मेरे पास आकर बोला, मेरे पास 10 रुपए हैं,
मैं अब भी एक ठंडा पेय लेकर आता हूं, लेकिन अगले 2 दिन मैं और कोई पैसे नहीं दे पाऊंगा। हम सब ने मदन की बात मान ली। मदन ने घनादा से कहा, रुको, मैं ठंडा पेय लेकर आता हूं, लेकिन इसके बाद कोई बहाना नहीं। आज कहानी पूरी सुनाकर ही घर जाना होगा। कहानी शब्द सुनकर आमतौर पर घनादा गुस्से में आ जाते थे, लेकिन मदन ने जब खुद ठंडा पेय लाने की बात कही तो घनादा ने कोई गुस्सा जाहिर नहीं किया। मदन ठंडा पेय लाने चला गया। ठंडा पेय पीकर और कुछ डकारें लेकर घनादा ने फिर से कहानी शुरू की। मैं कितनी देर बेहोश रहा ये मुझे याद नहीं। जब होश आया तो देखा कि वही साहब मेरे सिरहाने बैठे मेरी ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं। यह देखकर मेरी हालत फिर खराब होने लगी। तभी साहब के भूत ने कहा, डरिए मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। साहब भूत की बात सुनकर मुझे थोड़ा साहस मिला। धीरे धीरे मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गया। साहब फिर से जाकर उसी झूले वाली कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने मुझसे पूछा, आपके पैर को क्या हुआ? मैंने पूरी घटना उन्हें बता दी। इसके बाद साहब ने मुझे अपनी दर्द भरी जीवन कहानी सुनाई। उनका नाम था विलियम ब्रेनर्ड। वे एक मशहूर डॉक्टर थे। विलियम साहब की पत्नी मेरी उस समय गर्भवती थीं और 2-3 हफ्तों में उनका पहला बच्चा होने वाला था। तभी एक दिन विलियम साहब को उनके घनिष्ठ मित्र एडवर्ड स्मिथ का पत्र मिला। एडवर्ड साहब शिलीगुड़ी के पास एक पहाड़ी इलाके में बड़े चाय बागान के मालिक थे। उस समय कोलकाता में प्लेग महामारी फैली हुई थी। एडवर्ड साहब के चाय बागान के मजदूर और उनके परिवार के सदस्य प्लेग से पीड़ित थे। वहां डॉक्टरों की बहुत कमी थी। पत्र में एडवर्ड साहब ने विलियम से विशेष अनुरोध किया कि वे उनके घर आएं और मदद करें। विलियम साहब अपने कर्तव्य को टाल नहीं सके। उन्होंने अपनी पत्नी मेरी की देखभाल के लिए एक नर्स और जरूरी इंतजाम कर दिए और कुछ नर्सों के साथ एडवर्ड साहब के घर रवाना हो गए। 2 हफ्तों तक उन्होंने मरीजों की सेवा की। तभी उन्हें खबर मिली कि मेरी की हालत खराब हो रही है। आगे की कहानी घनादा ने सुनानी शुरू की। विलियम साहब ने एडवर्ड को बताया कि वह कुछ दिनों के लिए घर लौटना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई। प्लेग से संक्रमित होकर उन्होंने एक गेस्ट हाउस में शरण ली। वहां के मालिक ने डर के कारण उन्हें फांसी देकर मार डाला और इसे आत्महत्या बता दिया। आज उसी गेस्ट हाउस में उनकी आत्मा भटक रही थी। उन्होंने मुझसे अपने परिवार का हाल जानने की गुहार लगाई। मैंने वादा किया कि मैं उनकी मदद करूंगा, लेकिन तब क्या हुआ मुझे याद नहीं। सुबह सूरज की रोशनी कमरे में आई। दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने डरते डरते पूछा, कौन? मैं थापा हूं साहब, सुबह का नाश्ता तैयार हो गया साहब। मैंने कहा, ठीक है, मैं 10 मिनट में आ रहा हूं। थापा चला गया। अब मुझे पिछली रात की घटना और डॉक्टर विलियम साहब की बात याद आने लगी। क्या सच में पिछली रात जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वह हकीकत थी या महज एक सपना? यही सोचते सोचते मैं उठने की कोशिश करने लगा। कल रात जो मेरे पैर में भयानक दर्द था, अब वह काफी कम हो चुका था। बिस्तर के पास रखी छोटी सी ट्रे टेबल की ओर जैसे ही मेरी नजर गई, मैं चौंक गया। मैंने देखा टेबल पर एक खून से सनी गोली पड़ी थी। समझते देर नहीं लगी कि यह वही गोली थी जो मेरे पैर में धंसी थी। डॉक्टर विलियम के प्रति मेरे दिल में कृतज्ञता का भाव उमड़ पड़ा। इसके बाद जब मैं थोड़ा ठीक हुआ तो डॉक्टर विलियम के परिवार को खोजने की कोशिश की। यह काम इतना आसान नहीं था क्योंकि बीच में करीब 80 साल बीत चुके थे, लेकिन काफी कोशिशों के बाद मुझे उनके पोते का पता चल गया। मैंने उनके पोते और चर्च के पादरी के साथ उस गेस्ट हाउस में जाकर एक विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की। इसके बाद
मैंने कभी उस गेस्ट हाउस में किसी भूत प्रेत की घटना के बारे में नहीं सुना। घनादा की यह कहानी सुनकर हम सभी एकदम स्तब्ध हो गए। कुछ देर तक सब चुप थे। फिर घनादा बोला, अब तो मैं घर जाऊं? इतने में रतन ने पूछा, साहब ने तुमसे बंगाली में बात की थी? घनादा हंसकर बोला, अरे गधे, साहब बंगाली क्यों बोलेंगे? हम सारी बातें अंग्रेजी में कर रहे थे, लेकिन तुम लोग अंग्रेजी नहीं समझते, इसलिए मैंने कहानी बंगाली में सुनाई। हालांकि हमें घनादा की अंग्रेजी की असली काबिलियत का अंदाजा था। पिताजी और चाचाओं से सुना था कि वह मैट्रिक की परीक्षा में कई बार फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ चुका था, लेकिन हमने इस पर और सवाल न करने का फैसला किया। इतने में मदन ने कहा, तुम्हारे पैर पर जहां गोली लगी थी वह निशान दिखाओ तो। घनादा थोड़ा चिढ़कर बोला, तू मानता क्यों नहीं? अच्छा देख दिखाता हूं। उसने अपने बाएं पैर की पैंट घुटने तक ऊपर खींची और एक पुराने कटे हुए घाव का निशान दिखाते हुए कहा, देख ये है उस गोली का निशान। हम सब उस निशान को ध्यान से देखने लगे। मदन शक भरे लहजे में बोला, यह तो किसी कटे हुए घाव का निशान लग रहा है, गोली का निशान ऐसा तो नहीं होता। घनादा गुस्से से बोला, तूने कभी गोली का निशान देखा है? मदन बोला, नहीं देखा तो नहीं, लेकिन गोली निकलने के बाद टांके लगते हैं, टांके का निशान तो दिखना चाहिए। इस पर घनादा जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे गधे, वह अंग्रेज डॉक्टर कोई चाकू कैंची से गोली निकालने वाला डॉक्टर नहीं था जो टांके लगाता। मदन चुप हो गया। हम सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। घनादा ने कूल ड्रिंक की खाली बोतल को हिलाकर उसमें बचा हुआ थोड़ा सा रस अपने मुंह में डाला और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। इतने में नीलू बोला, तुमने पहले कहा था कि गोली तुम्हारे दाएं पैर में लगी थी, लेकिन अब तुम हमें अपना बायां पैर दिखा रहे हो। घनादा थोड़ी देर झिझका, फिर मुस्कुराकर बोला, अरे तो मैंने दाएं पैर कहा था, इतने साल हो गए दाएं बाएं गड़बड़ हो गया होगा। हम कुछ और बोलते, इससे पहले ही घनादा तेजी से कमरे से बाहर चला गया। तो दोस्तों, क्या आपने महसूस किया उस रात का डर? क्या वो सब सच था या सिर्फ एक खौफनाक कहानी? सच्चाई क्या है, इसका जवाब शायद कभी न मिले, लेकिन एक बात तय है, डर हमें उस अनदेखी दुनिया से जोड़ देता है जिसे हम समझ नहीं पाते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें अपना समर्थन जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। कौन जानता है, शायद किसी और ने भी ऐसा ही कुछ अनुभव किया हो। जल्द ही मिलेंगे एक और खौफनाक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक रात में अकेले ध्यान से रहें, क्योंकि डर हमेशा आपके आसपास है।